हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलियम साइंस क्लास नंबर 198। इकोलॉजी को सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन है। ये भी केवल और केवल एनसीईआरटी के बारे में ही बात की जाएगी। कोई भी टर्म कंसेप्ट बाहर से नहीं है। कुछ पिक्चर्स जरूर बाहर से लिए ताकि चीज़ को आपको आसानी से समझाया जा सके। इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ें। किसी तरह का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, एनसीईआरटी का जब इकोलॉजी का ये यूनिट स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले पैराग्राफ में ये पूछा है हमसे कि हर एक प्रोसेस जो हमारे आसपास होता है, जैसे मैं अगर ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में दो सवाल आने चाहिए, कैसे होता है और क्यों होता है। वीडियो कैसे शूट हो रहा है और वीडियो क्यों शूट हो रहा है। तो हर एक प्रोसेस के पीछे दो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आसपास होने वाले हर चीज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है कि बुलबुल के गाने को लेकर उन्होंने कहा है कि बुलबुल कैसे गाती है और बुलबुल क्यों गाती है। तो पहला सवाल है कि बुलबुल कैसे गाती है, तो उसका आंसर हम सबको पता है, अपने वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग बोन को यूज करके। जैसे अब मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं कैसे बात कर पा रहा हूँ, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं लैरिंग्स के अंदर, उस वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस की वजह से हम बात कर पा रहा हूँ मैं। उसी तरह से बुलबुल के अंदर भी एक वॉइस बॉक्स और एक वाइब्रेटिंग बोन की हेल्प से बुलबुल सिंग कर सकती है। अब बुलबुल गाती क्यों है, तो उसका आंसर है कि वो अपने मेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है फॉर ब्रीडिंग। जब इसका बेसिकली जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो अपने मेट को आवाज़ देने के लिए वो बुलबुल जो है हमेशा सिंग करती है। तो इस तरह से हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है नेचर में, इस इकोसिस्टम में, उसके बारे में हर बार ये दो सवाल उठते हैं। इसी तरह के कुछ और सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहला उन्होंने सवाल किया है कि जो फ्लावर्स रात को खिलते हैं वो जनरली वाइट कलर के क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वाइट कलर रात में बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है और जो पॉलिनेटर्स हैं वो आसानी से इस फूल को डिटेक्ट कर सकें। इसलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे ही मोस्टली कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ताकि पॉलिनेटर्स उनको अंधेरे में भी आराम से ढूंढ सकें। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो बीज होती है जो पॉलिनेशन करती है, उनको कैसे मालूम चलता है कि किस फ्लावर में नेक्टार है और किस फ्लावर में नेक्टार नहीं है। ऐसा कैसे होता है कि वो सीधा उन्हीं फ्लावर्स के पास पहुंचते हैं जिसके पास में नेक्टार प्रेजेंट है। तो देखो, उसके पीछे का आंसर अभी कुछ यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस आई थी, वो ये कहती है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये बी जो है उसको सेंस कर सकती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करते हुए वो बी उस फ्लावर तक पहुंचती है जिसमें नेक्टार प्रेजेंट है। उसके अलावा उन्होंने पूछा है कि कैक्टस में इतने सारे थॉर्न्स क्यों होते हैं। हमने भी देखा होगा कैक्टस के ऊपर बहुत सारे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स। बेसिकली अगर बात करूँ तो कैक्टस के ऊपर ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्पाइंस, और ये एक्चुअल में इसकी लीव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस होकर इस तरह की पॉइंटेड हो गई। वो इसलिए इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गई ताकि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके। अब कैक्टस प्लांट्स का मिलते हैं हमको डेजर्ट एरियाज में वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन कैक्टस ने, ओपनशिया ने क्या किया, अपने सारी लीव्स का सरफेस मिनिमाइज करने के लिए उसको इसमें स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न कि ये जो एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए इनके पास ये थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो रीजंस कि कैक्टाई में थॉर्न्स प्रेजेंट क्यों होते हैं। उसके बाद में एक बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया कि जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको वो अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। और ये केवल मुर्गी के बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं बर्ड्स के या किसी के भी, उनको कैसे पता चलता है कि उनकी मदर कौन है। तो देखो, मैं बर्ड्स के बारे में बात करूँ तो बर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग। बर्थ के बाद में जब हैचिंग हो जाती है एग की, तो उस हैचिंग के कुछ टाइम के तक, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, उस क्रिटिकल पीरियड में उस चिक के पास में जो भी कोई चीज़, जो भी कोई ऑब्जेक्ट या जो भी कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो उसको अपने क्रिटिकल पीरियड यानी जो उसका इनिशियल हैचिंग के बाद जो इनिशियल टाइम है, वो जो सबसे करीब रहेगा इसको, वो उसको अपना मदर कंसिडर करता हुआ चलता है। अब ऐसा होता है बर्ड्स में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग। यानी कि एक तरह की लर्निंग है ये, जिसमें एक एनिमल स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन का सेंस रखता है अपने पास में। जब बर्ड्स में बेसिकली ये प्रॉपर्टी रहती है कि बर्थ के बाद में उसके आसपास जो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अपना कंसिडर करता है, अपनी मदर कंसिडर करते हुए
चलता है। तो ऐसा होता है वाकई बर्ड्स में, इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की जा चुकी है। आप चाहें तो गूगल में इम्प्रिंटिंग के बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें नहीं दे रखी, और मेरा अभी का जो फोकस है वो है इस पर्टिकुलर वीडियो में एनसीईआरटी। बट बिकॉज एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए मैंने इसका आंसर दिया आपको। चलो फिर अब शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी का जो मेन चैप्टर है। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले बात की कि व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जब हमने पीछे वर्ड यूज कर लिया है लॉजी, यानी कि क्या हो गया ये स्टडी, यानी कि बेसिकली ये स्टडी है अबाउट दी इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में होने वाली सारी चीजें। अब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि किसी भी एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स है उन ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन, उन ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन और उन ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। हम लोग ये सारी चीजें इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन और उन सभी ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। और उस इकोलॉजी में बेसिकली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल रखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, जैसे हम आपके बच्चों पूछते हैं आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कहते हो सर सेल्स मिलके बनाते हैं, टिश्यूज मिलके बनाते हैं, ऑर्गन मिलके बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बाद में एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ इकोलॉजी के अंदर भी जो है 4 लेवल रहते हैं। उसमें सबसे पहला लेवल है अबाउट ऑर्गेनिज्म, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का वो पूरा ग्रुप मिलके क्या बनाता है, पॉपुलेशन। देखो जब भी मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन की, तो एक बात मैं यहाँ पे काफी क्लियर कर दूं, जब भी पॉपुलेशन की बात होगी तो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्पीशी की ही होगी। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे आंट पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि 2 हाथी 3 मेंढक या 4 ह्यूमन बींग्स इनकी पॉपुलेशन, ऐसा नहीं, वो पॉपुलेशन नहीं कहलाती। पॉपुलेशन हमेशा एक स्पीशी की ही कहलाएगी। तो एक ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी। जैसे कि कम्युनिटी में हो गई इंसेक्ट कम्युनिटी, उस इंसेक्ट कम्युनिटी के अंदर आंट का पॉपुलेशन आ गया, ठीक है। उसके अलावा जितनी दूसरी तरह की इंसेक्ट्स होते हैं उन सब का पॉपुलेशन, तो ये सब मिलके बनती है कम्युनिटी। उसके बाद में आता है बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके बनाती है बायोम्स। तो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके बनाते हैं कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटी मिलके बनाती है बायोम्स। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी का उसमें इन सब चीज़ों की डिस्कशन होगी। बेसिकली इस चैप्टर में जो डिस्कशन है वो चलेगा ऑर्गेनिज्म पे और पॉपुलेशन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करेंगे, उसके बाद हम पॉपुलेशन लेवल की बात करेंगे, यानी इकोलॉजी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मैं अपनी बात करूं, यानी मैं अपनी भी बात करूं, तो मेरी बॉडी के अंदर जो जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वही ऑर्गेनिज्म लेवल के प्रोसेस है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो इकोलॉजी है वो फिजियोलॉजिक इकोलॉजी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस फिजियोलॉजी की वजह से ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या करते हैं, एडेप्टेशन। ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में जो एडेप्टेशन करते हैं वो उसी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के अंदर कंसीडर किया जाता है। और ये जो एडेप्टेशन होगा वो किस टर्म्स में होगा, पहला होगा रिप्रोडक्शन के टर्म में और सेकंड होगा सर्वाइवल के टर्म में। आप एडेप्ट क्यों करते हो, आप अपने एनवायरनमेंट में एडेप्ट क्यों करते हो, ताकि सर्वाइव कर सको, और सर्वाइव करने के साथ साथ में रिप्रोड्यूस कर सको। जब हम धीरे धीरे एडेप्टेशंस की स्टडी करेंगे यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स एडेप्ट करके अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं और अपने रिप्रोडक्शन वाली रेट को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मुझे चार्ल्स डार्विन का एक बहुत अच्छा जो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि ये लाइन तो स्पेंसर की है, ये जो लाइन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये स्पेंसर की लाइन है। तब ये जो हम बात करते हैं बार बार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमने याद कर लिया कि जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। बट फिटनेस कौन सी, मेंटल फिटनेस कह रहे हो, फिजिकल फिटनेस कह रहे हो, कौन सी फिटनेस की आप बात कर रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखना है जो लाइन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात होती है। कौन सा फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कोई स्पीशी जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल दिखाएगी उसका उतना ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा और उसके सर्वाइवल के रेट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। किसी पर्टिकुलर स्पीशी का अगर रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत कम होगा, तो उसकी स्पीशी को कुछ टाइम बाद में एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो फिटेस्ट है वो फिटेस्ट कोई आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की जाती है। ठीक है, तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन भी आपका जो है वो उस एडेप्टेशन से आएगा ताकि आप ज़्यादा सर्वाइव
कर सको। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स की। तो देखो, बचपन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है। सन रहता है सेंटर में और उसके चारों तरफ जितने भी प्लेनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसकी वजह से, उस रेवोल्यूशन की वजह से जो 4 सीजन्स हैं हमारे ईयर में वो होते रहते हैं। देखो, हमने बचपन से ही पढ़ा अच्छे से कि अर्थ जब यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट होगी तो कुछ टाइम बाद में घूमकर वापस यहीं पर पहुंचती है। इसी को आप कहते हो अ सिंगल ईयर। क्या कहते हैं? एक साल, आप इसी को कहते हो। और इस एक साल के अंदर जो आपको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं, समर, विंटर, ये उस रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट हमने बचपन में पढ़ा था कि जो अर्थ है, अपनी प्लेनेट है, वो एक्चुअल में अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुकी हुई है, करीब 23.45 डिग्री वो इंक्लाइंड है। मतलब कि कुल मिला के वो जो स्फीयर है अपना प्लेनेट, वो एकदम स्ट्रेट ना होके 23.5 डिग्री थोड़ा सा इंक्लाइंड है। समझे चीज को? अब इस इंक्लिनेशन की वजह से जो सनलाइट आती है, वो सनलाइट अलग अलग पार्ट्स पे, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग इंटेंसिटी शो करती है। तो ये 2 रीजन, पहला रीजन अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना और दूसरा उस प्लेनेट का एक एक्सिस पे टिल्ट होना, इन दोनों रीजंस की वजह से हमारे प्लेनेट के ऊपर एनुअली वेरिएशंस आते हैं। यानी हर साल वेरिएशंस आते हैं। किस बेस में? सोलर एनर्जी के बेस में। समर सीजन होगा तो सनलाइट ज़्यादा आएगी, विंटर सीजन होगा तो सनलाइट कम आएगी। ठीक है? तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो सोलर एनर्जी का है वो डिफर करता है साल में, अलग अलग सीजन में। उसके 2 कारण, पहला अर्थ का रिवोल्यूशन अराउंड सन और दूसरा कारण प्लेनेट का टिल्ट होना। अब इंटेंसिटी की भी बात कर ली हमने। समर सीजन में ज़्यादा इंटेंस सनलाइट होती है, विंटर सीजन में कम इंटेंस सनलाइट होती है। और ड्यूरेशन क्यों बोला? ड्यूरेशन भी बहुत क्लियर सी बात है। समर सीजन में आपका दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे, खत्म होता है रात को 8 बजे। यही विंटर सीजन जब होती है तो करीब 7, सवा 7 बजे थोड़ी रोशनी आती है और शाम को 7 बजे तक वो खत्म हो जाती है। तो इस विंटर सीजन में ड्यूरेशन भी कम है सोलर एनर्जी का और इंटेंसिटी भी कम रहता है। तो इसके पीछे के ये 2 मेन रीजंस हैं। अब समर विंटर के पीछे ये रीजन हो गए। अब इनके अलावा हमारे साल में जो है वेरिएशन होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं हम? स्नोफॉल और रेनफॉल, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो साल में जो सावन का सीजन होता है जिसे मानसून कहते हैं, उस मानसून के 4 महीनों में अच्छी खासी बारिश होती है, बाकी 8 महीनों में इतनी अच्छी बारिश नहीं होती। तो प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन और उसके अलावा अलग अलग सीजन्स, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे प्लेनेट के ऊपर अलग अलग बायोम्स का फॉर्मेशन हो रखा है। यानी कहीं पे आपको डिजर्ट देखने को मिलेंगे, कहीं पे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो कहीं पे टुंड्रा एरिया देखने को मिलेगा। हाँ, इन अलग अलग बायोम्स की हम लोग थोड़ी टाइम स्टडी करेंगे यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर। तो हमारे प्लेनेट पे जो अलग अलग बायोम्स का फॉर्मेशन हुआ है, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट एरियाज, इन सब के पीछे का रीजन जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। तो ये ज्योग्राफी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। अब मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, एग्जाम में बहुत बार आता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इतना आसान है कि आपको इसको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सिंपल सा क्लास 10th का एक मैथमेटिकल ग्राफ है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसको याद कैसे करना है। सबसे पहला जो बायोम होता है उसे हम कहते हैं डेजर्ट। कौन सा बायोम है? डेजर्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रेगिस्तान। ठीक है? राजस्थान आप लोगों ने कई बार देखा होगा, घूमे भी होंगे आप राजस्थान में, तो आपको अच्छे से पता है बहुत ज़्यादा, एक तो सोलर लाइट मतलब कि जो सनशाइन है बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और बरसात बहुत कम होती है। उसके बाद में सेकंड बायोम है ग्रासलैंड। मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है, फिलहाल आप पहले समझो ग्रासलैंड आपने बेसिकली देखे होंगे वो बड़े बड़े एरियाज जिसमें आपको ट्रीज कम देखने को मिलेंगे लेकिन घास बहुत सारी देखने को मिलेगी। मतलब बड़े बड़े एरियाज में आपको घास बहुत सारी मिल जाएगी लेकिन जो पेड़ होंगे वो आपको बिखरे हुए मिलेंगे, एक यहाँ तो एक थोड़ा दूर, तो वो कहलाते हैं ग्रासलैंड्स। फिर आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो ट्रॉपिकल एरियाज में है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अमेजन रेन फॉरेस्ट की, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है क्योंकि हमने लास्ट टाइम सब कुछ अच्छे से पढ़ा था कि जो लोकेशन है अमेजन का वो हमारे ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है, तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एग्जांपल। इसके अलावा आता है टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से? जो टेम्परेट एरियाज में आएंगे।
फिर आते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट। कोनिफरस फॉरेस्ट आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स देखे होंगे जैसे आपने, जिनका शेप जो रहता है ऊपर से इस तरह से कोन लाइक होता है। क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने, ये कोन लाइक, उनको हम कहते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट। कौन से एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट? तो आपको याद होगा जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है उन बर्फीले एरियाज में आपको कोनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते होंगे, कश्मीर साइड एरियाज में, ठीक है। तो वो कोनिफरस फॉरेस्ट, कोन लाइक प्लांट्स, सॉरी ट्रीज जहाँ होते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट। उसके अलावा वर्ड आता है टुंड्रा। टुंड्रा मतलब होता है बेसिकली आइस कवर्ड एरियाज, बेसिकली आइस कवर्ड एरियाज। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं, आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा। इन दोनों में डिफरेंस सुना। आर्कटिक टुंड्रा हमें अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इक्वेटर के ऊपर वाली जो लाइन रहती है लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आया था आर्कटिक लाइन। नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक लाइन है, उस आर्कटिक लाइन के ऊपर वाला जो पूरा नॉर्थ पोल वाला एरिया है, जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है, उस पूरे एरिया में पूरी बर्फ जमी है, तो वो कैसा एरिया हो गया? आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आर्कटिक टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा वर्ड ध्यान रखना, एल्पाइन टुंड्रा हम किसको बोलते हैं? माउंटेन्स जो होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं उन माउंटेन्स के टॉप पे देखना आपको हमेशा बर्फ दिखेगी। माउंटेन के टॉप्स पे क्या दिखेगा? बर्फ। में छोटे छोटे माउंटेन्स की बात नहीं कर रहा है, हिमालयास की बात करें जैसे हम लोग, तो जो ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत है उनमें टॉप पे आपको हमेशा बर्फ देखने को मिलेगी। तो उन एरियाज को भी टुंड्रा ही कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं एल्पाइन टुंड्रा। यानी जो माउंटेन्स के हाइट पे जो टुंड्रा लाइक बायोम है उसको आप क्या कहोगे? एल्पाइन टुंड्रा। और जो नॉर्थ पोल पे यानी पोल्स पे जो टुंड्रा वाला बायोम है उसको आप कहोगे आर्कटिक टुंड्रा। ध्यान रखना एक चीज, कंसेप्ट मैं आपको यहाँ सिखा दूं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सिमिलरली जब आप प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज की तरफ जाते हो धीरे धीरे, तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और माउंटेन्स में भी आपको मैं अच्छे से पता है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, और जब आप बिल्कुल एपेक्स पे या टॉप एरियाज में जाते हो तब आपको वहाँ पे बिल्कुल टुंड्रा वाला बेल्ट ही देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं एल्पाइन टुंड्रा। अब जरा सा बस दिमाग में ये बात रखनी है कि कौन सा बायोम किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये ग्राफ के अंदर जो 6 फिगर्स है आपको याद हो जाएंगे, 6 फिगर्स इन अलग अलग बायोम्स के। ठीक है, शुरुआत करूं। देखो दिमाग में इस ग्राफ को भूल जाओ, मैं सीधा सीधा पूछता हूं आपसे कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होगा? तो आप क्या आंसर दोगे? आपका सीधा सीधा आंसर आएगा ऐसा टुंड्रा बेल्ट। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ है वहां पे सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो चलो फिर इस ग्राफ पे चलते हैं हम लोग। ग्राफ में वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे है प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल या स्नोफॉल। वाई एक्सिस में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने की। सबसे कम टेम्परेचर यानी कि टुवर्ड्स, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो -15 दिखा रहा है यहाँ पे, -10 और -5, यहाँ पे आप मान लो 0 डिग्री। इस लेवल पे क्या है? 0 डिग्री। अब बताओ मुझे 0 डिग्री के नीचे बेसिकली पूरा एरिया कौन सा हो गया? एक ही है टुंड्रा। तो आपने सीधा सीधा आंसर दे दिया इस फिगर में कि सर ये जो नीचे वाला जो एरिया बना रखा है, ये इसको मैं चलो ए बोलता हूँ मैं इसको, कि सर ये जो ए वाला कर्व है वो 100% टुंड्रा का है, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर यही शो करता है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। फिर आपसे पूछे जाएंगे कि इन 6 बायोम्स में टुंड्रा आपको याद हो गया कि सबसे नीचे वाला है, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि टुंड्रा के बाद आपको क्या लगता है सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे किसमें होना चाहिए? तो आप सीधा बोलोगे सर वो एरिया जहाँ पे कोन लाइक ट्रीज होते हैं। बिल्कुल दिमाग में बचपन से बैठा हुआ है, क्रिसमस ट्री जब भी देखते हैं तो उसके आसपास बर्फ गिरती ही दिखती है हमें, ठीक है, दिमाग में बैठी हुई चीज़। आपको जब पूछा जाता है कि बताओ हिमालयाज में कैसे पेड़ होते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो कोन लाइक ट्रीज, तो कोनिफरस फॉरेस्ट। तो टुंड्रा के बाद ठंडा एरिया कौन सा है? कोनिफरस फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा तो टुंड्रा, मैंने सबसे कम टेम्परेचर टुंड्रा पे लगा दिया। फिर मैंने बोला कि सर टुंड्रा के बाद जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टेम्परेचर टुंड्रा से ज्यादा हो लेकिन बाकी 5 से कम हो, वो कोनिफरस फॉरेस्ट होगा। तो मैंने क्लियर यहाँ पे बोल दिया कि कोनिफरस फॉरेस्ट ये वाला ही हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। चलो ठीक है, टुंड्रा वाला मुझे याद हो गया, कोनिफरस फॉरेस्ट वाला मुझे याद हो गया। अब मेरे पास बचे बाकी के 4। अब मेरे पास क्या बचे? बाकी के 4। अब जो बाकी के 4 है, उन बाकी के 4 का अगर मैं वाई एक्सिस का लेवल देखूं तो करीब करीब मुझे सेम ही लग रहा है। वाई एक्सिस का लेवल करीब करीब मुझे सेम ही लग रहा है। तो जब इनका मुझे एक्सिस करीब करीब सेम लग रहा है वाई एक्सिस वाला, तो मैं इसको एक्स एक्सिस के बेस से कंपेयर करते हुए याद करूं। क्यों? क्योंकि टुंड्रा और कोनिफरस तो मेरा
फिक्स हो गया कि सर ये स्नो लेडन एरियाज थे, तो टुंड्रा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मैंने सबसे कम टेम्परेचर वाले को टुंड्रा बोल दिया, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब मेरे पास बचे 4, अब मेरे पास क्या बचे 4। क्लियर है, समझो मेरी बात। सीधा सीधा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सर अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो इतने घने जंगल, अमेजन रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विल रिसीव मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। और हमें अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉनसून जो सीजन है वो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो इक्वेटोरियल बेल्ट पे करता है, ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसका रीज़न भी हमें पता है, अगर हमने बचपन में पढ़ा हो कि क्या होता है बेसिकली समर सीजन में जब एक्सट्रीम सनलाइट होती है पूरे समर में, तो उतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो एयर है उसका डेंसिटी कम होने लगता है और एयर अपने सरफेस से राइज होने लगती है। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेन एरियाज है, उन प्लेन एरियाज में जो एयर टेम्परेचर की वजह से गर्म हो गई, और गर्म हवा का जो डेंसिटी रहता है कम रहता है, तो आराम से ऊपर की तरफ उठती है। तो जो प्रेशर है एयर का, जो प्रेशर है एयर का, वो लैंड पे क्या हो गया, काफ़ी कम। दूसरी तरफ ओशंस की बात करें, जैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको मैं एक बार मानसून की बात कर ही लेता हूँ। देखो समझो इंडिया का सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का सदर्न पेनिनसुला है, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे नीचे कर्नाटका की बात करता हूँ। ये अरेबियन सी है, यहाँ पे हमें अच्छे से पता है, ये यहाँ पे अरेबियन सी वाला बेल्ट। ये जो ऊपर एरिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी अपना जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट, बहुत बढ़िया गर्मी होती है कहाँ पे, समर सीजन में। उस गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा, एयर ऊपर उठेगी, जिसकी वजह से उन प्लेन एरियाज में क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। मीनवाइल यहाँ अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल जो पूरा क्या है, ओशन वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी सनलाइट उतनी की उतनी है, तो सनलाइट की वजह से जो वाटर है एवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट होगा तो ऊपर जाता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारी जब वाटर वेपर्स मिलती है तो क्या बनती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब सी एरियाज में प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि एयर काफ़ी भारी है, हाई प्रेशर पे है, जबकि जो प्लेन एरियाज थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, वहाँ पे कैसा है, सारा लो प्रेशर बेल्ट है। ओशंस हाई प्रेशर बेल्ट, प्लेन एरियाज लो प्रेशर बेल्ट। विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये सारी की सारी विंड्स जिन्हें अब मानसून विंड्स कहते हैं, ये मानसून विंड मूव करना चालू होती है किस तरफ, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। कुछ ऐसा समझ लो कि यहाँ से अरेबियन सी से सारी की सारी एयर्स कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे विंड मानसून विंड्स। और ये मानसून विंड्स जब मूव करती है लैंड के ऊपर, तो जहाँ जहाँ पे इनको हाई एरियाज में माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, उन माउंटेन्स से टकरा कर सारी की सारी रेनफॉल होती है। तो ये रीज़न है उसका। अब जितना ज़्यादा सनशाइन होगा उतनी ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ है, इक्वेटर एरिया पे। क्यों इक्वेटर एरिया पे, क्योंकि इक्वेटर एरिया पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल होती है, पोल्स पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिकल एरियाज में। और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बारिश। तो मैक्सिमम बारिश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग, एक्स एक्सिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी दिखा रहा है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। यहाँ देख लो 400 से भी ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन है, ये 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी इसको मैं सी बोल देता हूँ, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हमें याद हो गया। सबसे कम टेम्परेचर टुंड्रा, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर कॉनिफरस फॉरेस्ट, याद हो गया, ग्राफ देख के मैं मार्क कर लूँगा। सबसे ज़्यादा बारिश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैं सीधा सीधा मार्क कर लूँगा, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मुझे याद हो गया। अब इतना सा दिमाग लगाओ, सिर्फ इतना सा, मुझे बताओ एक डेजर्ट है जहाँ पे आपको मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलेगी, ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। एक ग्रासलैंड है, एक क्या है, ग्रासलैंड, जहाँ पे आपको घास ही घास दिखेगी, ट्रीज कम दिखेंगे। और एक टेम्परेट फॉरेस्ट यानी टेम्परेट एरियाज के फॉरेस्ट, जंगल है। अब ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट और डेजर्ट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बारिश किस में होगी, डेजर्ट, ग्रासलैंड या टेम्परेट फॉरेस्ट। तो आपके दिमाग में सीधा सा कंसेप्ट क्या आएगा, सब ऑब्वियसली बात है टेम्परेट फॉरेस्ट में। क्यों, जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है तभी तो फॉरेस्ट बनाना, बारिश होता ही नहीं तो वेजिटेशन इतना होता ही नहीं है, प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे बिना पानी के। तो टेम्परेट फॉरेस्ट ज़्यादा बारिश, उसके बाद में ग्रासलैंड और उसके बाद में डेजर्ट। डेजर्ट में सबसे कम बारिश है, तभी तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं ज़्यादा वेजिटेशन। ग्रासलैंड केवल घास है, मोस्ट ऑफ द एरियाज घास से कवर्ड है, लेकिन ज़्यादा ट्रीज नहीं है। और टेम्परेट फॉरेस्ट यानी जो तीन बचे, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट, इन तीनों को कंपेयर कर सकते हो आप किसके बेस पे, इनको आप कंपेयर कर सकते हो आप रेनफॉल के बेस पे। तो अपन यहाँ पे जाते हैं, 2 मिनट देखो यहाँ पे।
वापस देख लेता हूँ, मैं कंपेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला डेजर्ट, सेकंड ग्रासलैंड और तीसरा टेम्परेट फॉरेस्ट। बाकी तीन तो मुझे याद हो गए थे, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट। इनको अपने अपने एक्स एक्सिस के हिसाब से देख लो। सबसे ज्यादा बारिश आप कह रहे हो टेम्परेट फॉरेस्ट में, तो तीसरा नंबर टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर आप कह रहे हो ग्रासलैंड में, तो दूसरा नंबर ग्रासलैंड। और सबसे कम आप बता रहे हो डेजर्ट में, तो सबसे एक्स एक्सिस के रेफरेंस में सबसे इस तरफ जो वाला जो एरिया है वो कौन सा हो गया, डेजर्ट। तो ये तीन भी आपने कंपेयर करके याद कर लिए, सबसे इस तरफ डेजर्ट, उसके बाद में ग्रासलैंड और उसके बाद में टेम्परेट फॉरेस्ट। बाकी आपको याद है ही, सबसे ज्यादा बारिश तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सबसे कम टेम्परेचर तो आप बोलोगे सर आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, और उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर तो आप, उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर सॉरी, तो आप कहोगे कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो आई होप आपको ये फिगर अच्छे से याद हो गया, इसमें रटने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। हल्का सा दिमाग लगाओ, बचपन की यादें ताज़ा करो स्कूल की, और आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हर बायोम में भी रीजनल या लोकल वेरिएशंस रहते ही रहते हैं। कैसे रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान चले जाओ आप, तो राजस्थान में ऐसा नहीं कि आपको हर जगह मिट्टी मिट्टी या पूरा वो एक्सट्रीम सनलाइट और वही सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। राजस्थान में आपको लेक भी मिलेंगे, राजस्थान में आपको छोटे मोटे जंगल भी देखने को मिलेंगे। यानी हर बायोम में लोकल या छोटे मोटे रीजन के हिसाब से वेरिएशंस रहते ही रहते हैं। इसकी वजह से हर बायोम में बहुत अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको डेजर्ट के अंदर भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेक्स तो प्रेजेंट है ही। आप राजस्थान की बात कर लो तो राजस्थान में लेक्स हैं बिल्कुल। जो राजस्थान का कोर जो डेजर्ट एरिया यानी थार डेजर्ट की बात कर लो, तो आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की बात कर लो, तो आपको यहाँ पे जोधपुर में भी डेजर्ट लेक्स देखने को मिल जाएंगे, एक्वाटिक लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो हर बायोम में लोकल वेरिएशंस तो रहते ही रहते हैं। आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो गया है। अच्छे से इस फिगर को समझो और आप बहुत आसानी से इनके आंसर्स दे सकते हो। तो ये हमारे वर्ल्ड के मेजर बायोम से। बाकी एनसीईआरटी ने बायोम्स के एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं, केवल ये फिगर देके इन्होंने छोड़ दिया। अब लाइफ ऐसा नहीं है कि केवल फेवरेबल हैबिटेट्स में ही है। हम कैसे कहते हैं ना कि ये फेवरेबल एरियाज है, यहाँ पे लाइफ आराम से सर्वाइव करेगी, तो ऐसा नहीं कि लाइफ केवल उन्हीं एरियाज में है। लाइफ आपको एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में देखने को मिल जाएंगे। हार्श मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे रहना या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ऐसे एरियाज में भी आपको लाइफ देखने को मिलेगी। कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान की तपती गर्मी में आपको लाइफ देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि पोलर रीजन्स के परमाफ्रॉस्ट हम कहते हैं जब कंप्लीट आपका कवर्ड है स्नो से कोई एरिया, तो आप उसको परमाफ्रॉस्ट कह सकते हो। तो परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स में भी लाइफ है। उसके अलावा आपको थर्मल स्प्रिंग्स में भी लाइफ देखने को मिलेगी। थर्मल स्प्रिंग्स क्या कहते हैं, आप किसको कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ एरियाज में जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो बिल्कुल गर्म पानी निकलता है। देखना हो कभी तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण करके एक जगह आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो जो पूरा लेक है उसमें पूरा गर्म पानी है, उनको हम कहते हैं थर्मल स्प्रिंग्स। तो वहाँ पे भी लाइफ है। उसके अलावा डीप ओशन ट्रेंचेस में भी लाइफ है। ओशन ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, देखो ओशन के अंदर भी अगर आप जाओगे, आप जैसे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में ओशन के अंदर भी जैसे दो पहाड़ों के बीच में खाई बनी होती है, उस तरह से आप समझ लो कि ओशन का जो फ्लोर है उस फ्लोर के अंदर भी काफ़ी डेप्थ तक खाइयाँ बनी हुई है, उनको हम कहते हैं ओशन ट्रेंचेस। तो वहाँ पे भी आपको लाइफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको लाइफ देखने को मिलेगी माउंटेन के हाईएस्ट टॉप्स पे, वहाँ पे भी लाइफ मिलेगी। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स में भी लाइफ मिलेगी। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, ये जो बहती हुई नदियाँ हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी रिवर को जब ओरिजिन से आप बहते हुए देखना, पहाड़ों की वजह से बहुत स्पीड से उनमें फ्लो रहता है, तो उस इतनी स्पीड वाले फ्लो वाले रिवर्स में भी आपको लाइफ देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपको लाइफ देखने को मिलेगी कंपोस्ट पिट्स में भी। कंपोस्ट पिट्स किसको कहते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं प्रैक्टिस इसमें कि बहुत बड़ा खड्डा खोद के हम घर पे कंपोस्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कंपोस्ट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उन कंपोस्ट पिट्स में भी लाइफ देखने को मिलेगी। काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट वो जो पूरा कंपोस्ट का फॉर्मेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। तो लाइफ जो है एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल हो रहा है इतने एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, यही खूबसूरती, यही चीज़ हमें पढ़नी है हमारे इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में। इकोलॉजी, ये जो चैप्टर्स है 4 चैप्टर्स इकोसिस्टम वाले,
ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी वो मज़ा नहीं है जो मज़ा है इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में, बट यही है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए चीज़ में। उसके अलावा हाँ, मैं एक एग्जांपल बताना भूल गया आपको, मेघालय के जंगलों में भी जो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स बारिश से कवर्ड रहते हैं, उनमें भी लाइफ देखने को मिलेगी। हमने लास्ट टाइम भी, आपको याद हो तो, वीडियो में बात की थी मेघालय की, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है मेघालय, तो वहाँ पे भी आपको लाइफ देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हमारा इंटेस्टाइन में भी आपको करीब हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब स्पीशीज देखने को मिलेगी। आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, तो वो इंटेस्टाइन भी जो है एक हैबिटेट है बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए। चलिए फिर बात की गई एनसीईआरटी में मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया के अंदर मोस्टली कौन कौन से बायोम्स प्रेजेंट है। अब इसमें एनसीईआरटी ने केवल और केवल 4 पिक्चर्स देकर सिर्फ ये बता दिया कि इंडिया के मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की, उसके बाद उन्होंने बात की सी कोस्ट एरियाज की, अपना पूरा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाले के आसपास का सारा कोस्टल एरियाज, उसके अलावा डेसिडस फॉरेस्ट है इंडिया में, और उसके अलावा है डेजर्ट एरियाज है। ये इन्होंने मेजर बायोम्स के बारे में बात कर ली। हिमालय के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा, बट ठीक है, जितना एनसीईआरटी में इन चारों की बात की है, हम भी उतना ही लेवल अपना रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम यहाँ पर केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का ही रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम वो बात करेंगे। जब इन्हीं चैप्टर्स का मैं डिटेल्ड वर्जन लूंगा तो उसमें हम सारी बात करेंगे वहाँ पे। चलिए फिर, अब अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग कंडीशंस है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। डेजर्ट एरिया में अलग कंडीशन है, माउंटेन टॉप्स पे अलग कंडीशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग कंडीशन है, तो उसके पीछे का रीजन देखते हैं हम लोग। उसके पीछे 2 मेन रीजंस, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स, मतलब कि आपके कुछ फिजिको केमिकल फैक्टर्स। अब ये फिजिको केमिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आपको अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेगी, और इसमें जो फैक्टर्स हमें स्टडी करना है वो सबसे पहला है सॉइल। बिल्कुल, सॉइल डिटरमाइन करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा टेम्परेचर, फिर वाटर और फिर लाइट। अब इन चारों अबायोटिक फैक्टर्स को हम बारी बारी यहाँ पे स्टडी करेंगे। बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ में। अब इन ऑर्गेनिजम्स में पैथोजेंस भी आएंगे, पैरासाइट्स भी आएंगे, प्रीडेटर्स भी आएंगे और कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। तो हम लोग इन सब की स्टडी, यानी पैथोजेंस की, पैरासाइट्स की, प्रीडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स की स्टडी भी हम लोग इसी चैप्टर में लास्ट में करेंगे। तो चलो फिर इस चैप्टर को अब हम लोग आगे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पहला अबायोटिक फैक्टर्स और सेकेंड बायोटिक फैक्टर्स। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, समय के साथ साथ, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वक्त के साथ साथ हम अपने आप को एडेप्ट करते हैं। क्यों एडेप्ट करते हैं? ताकि हम लोगों का जो सर्वाइवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। एडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में एडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सर्वाइवल अपना बढ़ा सकें। और ये चीज़ कैसे होती है? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। और ये एकदम से नहीं होती, ये एकदम से नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है एडेप्टेशंस एक्वायर करने में। हम अगर चाहें आज या कल बदलना, तो हम लोग वो एडेप्टेशन शो नहीं कर सकते। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सवाल ये होता है कि सर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को बहुत टाइम लगता है अडेप्ट करने में, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एक एग्जांपल देखो आप लोग, आज से करीब 25 साल पहले, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो 25 साल पहले मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, मच्छरों को मारने के लिए एक पंप आता था इस तरह का, जिसमें डीडीटी डालते थे, केमिकल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डीडीटी के बारे में। उस डीडीटी को यूज़ करके वो घर के कॉर्नर्स में मच्छर मारा करते थे, डीडीटी स्प्रे करते थे। बट आज के टाइम पे मच्छर डीडीटी से नहीं मरते, मच्छर डीडीटी से नहीं मरते। तो इन 25 सालों में मच्छरों ने अपने आप को ऐसे कैसे चेंजेस लेके आ गए कि उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया डीडीटी के अगेंस्ट। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत से मॉस्किटोज जो हैं डीडीटी के लिए रेजिस्टेंस कर चुके हैं। सिमिलरली एक और बात करूंगा मैं, आपने पढ़ा होगा पेनिसिलिन के बारे में, एक एंटीबायोटिक जिसको वंडर ड्रग कहते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। अब वो पेनिसिलिन आज के टाइम पे मैक्सिमम जो माइक्रोब्स, जो मैक्सिमम बैक्टीरिया है, वो उस पेनिसिलिन से नहीं मरते, उसके खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। यानी सिर्फ 70 से 80 सालों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इतना एडेप्टेशन कर लिया कि उन्होंने पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। जबकि ह्यूमन बींग्स को किसी पर्टिकुलर एडेप्टेशन को एक्वायर करने में फिर इतने सारे साल
क्यों लगते हैं? तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न बॉडी का साइज नहीं, वो रीज़न है कि आपका लाइफ स्पेन कितना है, आपका लाइफ स्पेन कितना है। अब देखो 1960 में और आज 2020 में, इन 80 सालों में आप सोच के देखो कि माइक्रोब यानी किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कितनी जनरेशन पास हुई होगी। अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो 20 से 30 मिनट में यानी करीब आधे घंटे में ई कोलाई रेप्लिकेट कर जाएगा, यानी उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो हर 30 मिनट में अगर ई कोलाई का नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, सोचो 70 साल में ई कोलाई का कितनी जनरेशन पास होगी। नेचुरल सिलेक्शन जनरेशन टू जनरेशन पे काम करता है। 70 सालों में माइक्रोब्स के ऊपर से इतनी जनरेशन पास हो चुकी है, आप गिन भी नहीं पाओगे, आप गिन भी नहीं पाओगे कि कितनी जनरेशन पास होगी। तो इतनी जनरेशन पास हो चुकी है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कर सकता है। इन्हीं 70 सालों में मुझे बताओ ह्यूमन बींग्स की कितनी जनरेशन पास हुई। 70 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कोई भी ह्यूमन बींग ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने बेटे का बेटा ही देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी केवल 3 जनरेशन। और माइक्रोब के साथ कंपेयर करके देखो तो ये रीज़न है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतना जो है फटाफट एडेप्टेशन शो करते हैं, इतना फटाफट अपने आप में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो सारा गेम किसका है? सारा गेम है आपके लाइफ स्पेन का, कि आपकी जनरेशन कितने जल्दी टाइम में आती है। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बहुत जल्दी काम करता है। तो बस हमने ये देखा कि नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से हम एडेप्ट होते गए ताकि हम अपना सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन अपने हैबिटेट में बढ़ा सके। इन एडेप्टेशंस के बारे में हम लोग धीरे धीरे और स्टडी करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्पाइंस का डेवलपमेंट करवाया था हमने कैक्टस के ऊपर, तो वो क्या है? वो एक तरह का एडेप्टेशन ही है ताकि उस ड्राई एरिया में सर्वाइव किया जा सके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोलॉजिकल निश। क्या वर्ड है? इकोलॉजिकल निश। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको निश का मतलब बताऊं तो सुनना अच्छे से, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशी के लिए 2 चीज़ें यूज होती है। ऑर्गेनिज्म की बात कर लेता हूँ, एक चीज़ यूज होती है उसका हैबिटेट और एक चीज़ यूज होती है उसका निश। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका हैबिटेट क्या है, तो आप मुझे पर्टिकुलर एरिया बताओगे कि सर मैसूर। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका निश क्या है, तो निश का मतलब होता है बेसिकली आपका ऑक्यूपेशन, कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। यानी आप कह सकते हो कि अगर आप हैबिटेट को किसी का लिविंग प्लेस बोलते हो तो आप निश को कंपेयर कर सकते हो उसके ऑक्यूपेशन के साथ में, कि उसका काम क्या है, यानी कि उसका प्रोफेशनल एड्रेस, यानी उसका प्रोफेशन। तो किसी भी स्पीशी अपने एनवायरनमेंट में मेन काम क्या कर रही है उसको हम कहते हैं उसका इकोलॉजिकल निश, यानी कि उसका फंक्शनल रोल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल रोल रहता है अपने इकोसिस्टम में, उसको आप कहते हो इकोलॉजिकल निश। और वो सारी कंडीशन की रेंज जिसको वो टॉलरेट कर सके वो भी उसके निश का ही पार्ट है। यानी निश के अलग अलग कंपोनेंट्स है। पहला उसका फंक्शनल रोल, वो सारी कंडीशंस जिसको वो आसानी से टॉलरेट कर सके, और तीसरा है वो सारे रिसोर्सेज जो एक स्पीशी यूटिलाइज कर सकता है। यानी मेरे सारे रिसोर्सेज जो मैं यूटिलाइज करूँगा, मेरा फंक्शनल रोल क्या है, और उसके अलावा वो सारी कंडीशंस जो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, ये तीनों मिलकर कहलाता है किसी भी स्पीशी का उसका इकोलॉजिकल निश। ठीक है, तो ये होता है निश। और हैबिटेट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर स्पीशी कहाँ पर रहती है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। चलिए फिर अभी हमने बात की थी बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स की, तो मैं यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स की शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले बात करूंगा मैं टेम्परेचर की, और टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। थोड़ी देर पहले देखा था जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे या प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखना आप लोग पोलर एरियाज में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और माउंटेन के टॉप्स पे, वहां पे आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा? सब जीरो। सब जीरो मतलब सबका मतलब होता है नीचे, तो जीरो से भी नीचे यानी माइनस में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उसके अलावा ट्रॉपिकल डेजर्ट समर्स में चले जाओ आप सहारा डेजर्ट चले जाओ, आप राजस्थान के डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप थर्मल स्प्रिंग्स या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में चले जाओ। थर्मल स्प्रिंग्स थोड़ी देर पहले हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश के मणिकरण की, तो वो जो गर्म पानी निकलता है उसे हम कहते हैं थर्मल स्प्रिंग्स। और एक होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है? बेसिकली देखो क्या होता है, समुद्रों के अंदर, ठीक है, वाटर बॉडीज के अंदर भी
जमीन के अंदर से फव्वारे निकलते हैं। आपने देखे होंगे गीजर्स, देखे होंगे आपने देखे होगा गीजर्स। क्या होता है कि बेसिकली अर्थ सरफेस से ही जो है पानी का फव्वारा नीचे से निकलता है, स्पीड से कंटिन्यूस निकलता रहता है वो, उसको आप कहते हो गीजर्स, वो बिल्कुल गर्म पानी का रहता है। उसी तरह से रहता है हाइड्रोथर्मल वेंट, मतलब वही फव्वारा अगर नीचे पानी के बॉडी में यानी वाटर बॉडी में तो उसको आप कहते हो हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो पूरा पानी यहाँ से निकलता रहता है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरह से पूरा फव्वारा निकला हुआ, जेट टाइप निकला हुआ है ओशन के सरफेस से। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। तो हाइड्रोथर्मल वेंट की बात कर लो और थर्मल स्प्रिंग्स की बात कर लो तो टेम्परेचर करीब 100 डिग्री से भी ज्यादा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कितना? 100 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। यानी मैं बात करूं माइनस टेम्परेचर पोलर एरियाज में, मोर देन 50 डेजर्ट्स में और मोर देन 100 थर्मल स्प्रिंग्स में, इतना ज़्यादा वेरिएशन है अपने प्लेनेट पे टेम्परेचर का। पर इन सभी एरियाज में हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। तो उन ऑर्गेनिजम्स ने ज़रूर कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस किए हैं ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो क्या रोल किसका है? रोल है टेम्परेचर का। अब मैंगो दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये मैंगो आपको टेम्परेट एरियाज में देखने को नहीं मिलेगा। जितनी भी टेम्परेट कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैंगो ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। कारण इनका जो लाइफ साइकिल है, इनको पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए सुटेबल इन्होंने बना रखा है। आपको एक रेंज दे रखी है टेम्परेचर की, आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो उन्हीं रेंज में आपको रहना है। अभी थर्मल स्प्रिंग्स की बात कर लूँ तो थर्मल स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया मिलता है, उस बैक्टीरिया की जगह अगर मैं कोई नॉर्मल बैक्टीरिया वहाँ पे ले जाके रखूंगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। रीजन द टेम्परेचर वेरिएशन। इसी तरह से आपको ये दिख रहा होगा फिगर, इनको हम कहते हैं स्नो लेपर्ड्स, और ये आपको केरला के जंगलों में देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? रीजन क्या है? टेम्परेचर, द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ट्यूना फिश बहुत बड़ी एक फिश होती है ये ट्यूना आपको टेम्परेट एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी। केवल ट्रॉपिकल एरियाज की जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ये टेम्परेट एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। रीजन है टेम्परेचर। रीजन क्या है? टेम्परेचर। तो ये सारा टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है और उस टेम्परेचर के हिसाब से किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एडेप्टेड है, इसकी हमने यहाँ पर बात की। क्या रोल क्या है टेम्परेचर का? मतलब ऐसा टेम्परेचर क्या करता है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस टेम्परेचर पे रह सकता है लेकिन उस टेम्परेचर पे नहीं रह सकता? तो उसका सारा का सारा गेम जो है वो चलता है एंजाइम्स के ऊपर। देखो हमारे को अच्छे से पता है, हमने सारी फिजियोलॉजी पढ़ी, उन सभी फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। कौन? एंजाइम्स। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे हो जाते हैं क्या? डीनेचर। और लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। यानी जो एंजाइम्स है आप उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो गए? वो हो जाएंगे आपके डीनेचर, वो काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स ही काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कंट्रोल हो पाएगी, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो आपकी फिजियोलॉजी पूरी तरीके से बिगड़ गई। तो ये सारा गेम किसका है? एंजाइम्स का। टेम्परेचर मेनली एंजाइम की काइनेटिक्स पे जो है अफेक्ट डालता है। अब हमसे पूछे कि सर ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा होता नहीं, ह्यूमन बींग्स तो पोलर एरियाज में भी चला जाता है, और ह्यूमन बींग्स कहाँ चला जाता है? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में भी चला जाता है। एक जगह 55 डिग्री टेम्परेचर है, एक जगह माइनस 15 टेम्परेचर है, फिर भी ह्यूमन बींग्स के एंजाइम्स पे क्यों नहीं फर्क पड़ता? तो उसका जो रीज़न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिस्कस करेंगे। वहाँ पर देखो इन वीडियोज़ सारे लिंक्ड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर लिंक्ड है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। बस आप मन लगा के हमारे साथ में बने रहिए, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए फिर हम लोग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे किस बेस पे कि वो कितना टेम्परेचर का रेंज बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक को हम कहेंगे यूरीथर्मल और एक को हम कहेंगे स्टेनोथर्मल। ये वर्ड्स याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल वर्ड हीट के लिए यूज हो गया, यानी टेम्परेचर की बात की जाएगी। और ये वर्ड याद कर लो अब, स्टेनो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नैरो। स्टेनो का मतलब क्या होता है? नैरो। ठीक है, तो यूरीथर्मल मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ माउंटेन के टॉप्स पे, वहां रह सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ राजस्थान के डेजर्ट्स में, तो मेरा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस है।
जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगे कि बस इस डिग्री से लेकर इस डिग्री, मेरा इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, इससे अंदर बाहर गया तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर की एक बहुत वाइड रेंज को। स्टेनोथर्मल जो है उनके लिए ये रेंज काफ़ी कम हो जाती है, बट यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है। मतलब ऐसा मान लो कि 99% जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे स्टेनोथर्मल है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 99% ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट आर स्टेनोथर्मल। जबकि यूरीथर्मल में अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 ही ग्रुप्स हैं, एक है मैमल्स और दूसरा है बर्ड्स। यानी केवल बर्ड्स और मैमल्स ही हैं जो यूरीथर्मल है, बाकी सब स्टेनोथर्मल में है। इसलिए आप ये नोटिस करना कभी भी कि जितने भी मैमल्स और जितने भी बर्ड्स हैं उनका जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको हर तरह के हैबिटेट में ये मैमल्स और बर्ड्स मिल जाएंगे। रीज़न कि वो यूरीथर्मल है। अब ऐसा इनमें स्पेशल क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आप थर्मल टॉलरेंस रखते हो, आपका टेम्परेचर वेरिएशन जो आप बर्दाश्त कर सको कितना ज़्यादा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे प्लेनेट पे, अमेरिका से लेकर अफ्रीका के सहारा डेजर्ट तक, यानी ठंड से लेकर एक्सट्रीम ठंड से नॉर्थ पोल से लेकर सहारा डेजर्ट तक, ये हम लोग इतने ज़्यादा हर जगह मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम लोग यूरीथर्मल है। तो हमारा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना थर्मल टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो थी टेम्परेचर की बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम वाटर की। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। क्यों? क्योंकि लाइफ की शुरुआत ही वाटर में हुई थी और लाइफ बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे बिना पानी के। अब किसी भी प्लांट का प्रोडक्टिविटी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। पहली बात प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा तो बिल्कुल प्लांट्स में जितना ज़्यादा वाटर सप्लाई होगा उसका प्रोडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी सीधी सी बात है। डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो डेजर्ट एरियाज में आपको प्लांट्स कम डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे, और आप चले जाओ फॉरेस्ट के अंदर तो फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो प्रोडक्टिविटी और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। इकोलॉजी चैप्टर में मजे की बात क्या है, देखो कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में वो कई बार एक स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको सारे स्टेटमेंट देखो समझने भी हैं और अच्छे से याद करने इनको। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूँ तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, अब हमें कई बार कैसा लगता होगा ना कि यार एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के कितने मजे हैं ना, आसपास पानी ही पानी है तो उनके लिए सर्वाइवल कितना आसान है। पर ये गलत है, ये आइडिया गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो जिस वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं उस वाटर का क्वालिटी कैसा है, यानी उसका पीएच कैसा है। अब देखो वाटर की बात कर लो, आप लेक की, रिवर की बात करोगे, पॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ पे पानी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ओशन की बात करोगे तो वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि किस तरह से वाटर जो है हाई, जो जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से लेकर लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में वाटर का मूवमेंट होता है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमेशा ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। इसके बारे में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़रूर पढ़ा होगा कि किस तरह से जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन की जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब आप देखो किसी भी वाटर की सैलिनिटी मतलब क्या होता है, उसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम लोग पार्ट्स पर 1000 में कैलकुलेट करेंगे। किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे? पार्ट्स पर 1000 में हम लोग किसी भी वाटर का सैलिनिटी कैलकुलेट करके एक बार अगर फिगर्स देखें तो इनलैंड वाटर मतलब जो लैंड का पानी है, यानी कि रिवर ले लो या लेक ले लो, तो वहाँ पर सैलिनिटी बहुत कम, लेस देन 5, बिल्कुल अच्छा मीठा पानी होता है अपने यहाँ पे। मीठा पानी मतलब जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो, फ्रेश वाटर बोल सकते हो आप। और सी की बात करोगे तो ऑब्वियसली सैलिनिटी ज़्यादा है, 30 to 35। और अगर आप बात करोगे हाइपर सलाइन लगून्स की, लगून्स किसको कहते हैं हम लोग? जो डेजर्ट एरियाज में जो वाटर बॉडीज मिलती है कई बार उन्हें लगून्स कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है डेजर्ट एरियाज, ड्राई एरियाज भी कह सकते हो आप। बहुत से ड्राई एरियाज में जो लगून्स मिलते हैं, ठीक है, उनमें कुछ लगून्स हाइपर सलाइन होते हैं। हाइपर सलाइन मतलब क्या हो गया कि जिसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मोर देन 100 की सैलिनिटी भी रहती है। तो ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो उसके वाटर की सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस
रेंज की सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकता है, उसके बेस पे हम लोग ने ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट किए। सेम वर्ड यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे, वहां पे हमने बोला था यूरी थर्मल, या हम कह रहे हैं यूरी हलाइन। हलाइन जो वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं सैलिनिटी के लिए, तो यूरी हलाइन, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टेनो हलाइन। स्टेनो का मतलब क्या है, नैरो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। स्टेनो हलाइन मतलब वो स्पीशीज जो एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी ही बर्दाश्त कर पाती है, और जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी बर्दाश्त कर लेती है वो है यूरी हलाइन, और जो कम करती है वो है स्टेनो हलाइन। तो ये कंसेप्ट है, मिलकर जुलकर नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स कहाँ नहीं रह सकते, सॉल्ट वाटर एरियाज में यानी ओशंस में, और जो सलाइन वाले एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह की ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स। फिलहाल एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग केवल इतना ही डिस्कस यहाँ पर करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, और आपको पता भी होगा कि जो फ्रेश वाटर फिश अलग होती है और मराइन फिश अलग रहती है। मराइन फिश फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती, और फ्रेश वाटर फिश मराइन वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती। तीसरा मेजर अबायोटिक फैक्टर है लाइट। तो लाइट की बात करें अगर हम लोग, तो लाइट का सबसे ज्यादा रोल किसमें है, फोटोसिंथेसिस में। और इसके अलावा लाइट फ्लावरिंग भी इंड्यूस करती है। आपने पढ़े होंगे कि जो फोटो पीरियडिज्म पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर, की प्लांट्स के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करती है। आपने शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, ये सब आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा रहेगा। तो प्लांट्स की बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्लावरिंग, यानी फूलों का खिलना जो है, या फूलों का जो फॉर्मेशन है, जो फ्लावरिंग है, वो सारा इसमें लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब मैं बात करता हूँ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स की, यानी हर्ब्स और श्रब्स की बात करता हूँ डेंस फॉरेस्ट में। देखो डेंस फॉरेस्ट कभी आप देखोगे तो डेंस फॉरेस्ट में देखना, बहुत जो कैनोपी रहती है टॉल ट्रीज की, वो इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि जो सनलाइट है वो नीचे वाले एरियाज में बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। जैसे अभी डेंस फॉरेस्ट है, आप देख लो इस डेंस फॉरेस्ट में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ऊंचे पेड़ जो ऊपर से इतने ज़्यादा घने होते हैं, उसको हम कैनोपी बोलते हैं। यानी किसी भी पेड़ को जब आप ऊपर से देखते हो तो जो ऊपर से जो दिखता है आपको, उसको आप कहते हो कैनोपी, यानी उसका पूरा वो एरिया जो ऊपर ब्रांचेस ने कवर कर रखा है, तो कैनोपी कहलाती है। तो कैनोपी उनकी इतनी डेंस है कि सनलाइट ज़्यादा नीचे पहुंच नहीं पाती। यानी इन प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, इन प्लांट्स को प्रॉब्लम आती है लाइट की, बट फिर भी ये इन सब ऑप्टिमल लाइट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि एडेप्टेशन ये शो करते हैं। लाइट इंटेंसिटी लो है बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी इन दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। देखो केवल प्लांट्स में ही नहीं, एनिमल्स की भी जो एक्टिविटीज होती है वो लाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से होती है। देखो प्लांट्स में अभी हमने देखा था कि किस तरह से फ्लावरिंग और फोटोपीरियोडिक एक्टिविटीज जो है वो प्लांट में लाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से। एनिमल्स में भी जो वेरिएशन है लाइट का, डायर्नल या सीजनल वेरिएशन। डायर्नल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब दिन का, ये होता है डायर्नल मतलब डे, यानी जो डे वेरिएशन होता है लाइट में। एक दिन में भी आप देखो किस तरह से लाइट में सुबह से लेकर शाम तक जो वेरिएशंस आते हैं लाइट की इंटेंसिटी में, और उसके अलावा जो सीजन में जो लाइट की वेरिएशंस रहते हैं, समर में ज्यादा, विंटर में कम, तो ये जो वेरिएशंस है लाइट के वो एनिमल की एक्टिविटीज पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं लाइट के हिसाब से, इन्हीं लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से इनको सिग्नल्स रहते हैं फोरेजिंग के। फोरेजिंग मतलब कि फूड सर्चिंग और ईटिंग, मतलब खाना सर्च करना और उसको खाने, उसको हम कहते हैं फोरेजिंग। तो उनका फोरेजिंग, उनका रिप्रोडक्टिव और उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ये सब किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। ये एक तरह से सिग्नल लेते हैं लाइट इंटेंसिटी से कि कब उन्हें फोरेज करना है, कब रिप्रोडक्टिव का है और कब इनका माइग्रेशन है। ठीक है, तो एनिमल की एक्टिविटीज और प्लांट की एक्टिविटीज दोनों लाइट की ड्यूरेशन पे जो है डिपेंडेंट रहती है। अब सन जो है लाइट का भी सोर्स है, और सन उसके अलावा हीट का भी सोर्स है। यानी आप ये कह सकते हो बेसिकली कि लाइट और टेम्परेचर कैसे हैं, क्लोजली लिंक्ड है, दोनों एक के साथ एक एसोसिएटेड रहते हैं। लाइट, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा सनशाइन होगा, जितना ज्यादा सनलाइट आएगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो ये काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पे इस फिगर में मैं पहुंच गया हूँ समुद्र की गहराई में, समुद्रों की गहराई में, जहाँ पे फुल अंधेरा है। यानी आप मान लो करीब 500 मीटर से भी गहरा, समुद्रों में 500 मीटर से भी गहराई में जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी हमें ऑर्गेनिजम्स तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के ऑर्गेनिजम्स ने कभी लाइट नहीं देखी होती है।
इन ऑर्गेनिजम्स को पता भी नहीं है कि सन करके कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो फिर एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछ लिया कि अगर सनलाइट वहां तक पहुंच नहीं रही तो वो ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की तरह एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है सनलाइट यूज करके, प्लांट्स सनलाइट यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं तो कुछ केमिकल एनर्जी को यूज करके वो जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो लाइट का यूज नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करता हूँ लाइट की क्वालिटी की। अब तक तो मैंने बात की लाइट की क्वांटिटी की, कितनी लाइट पहुंची, कहाँ पहुंची, उन सब की बात की। अब मैं बात करूंगा लाइट की क्वालिटी की। अब लाइट क्वालिटी में हमें अच्छे से पता है कि लाइट के भी अलग अलग स्पेक्ट्रा रहता है, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। तो ये सारे लाइट की क्वालिटी है, मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या है बेसिकली। अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है हार्मफुल रहता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, अब विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा है हमने, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो विबग्योर वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का भी जो है सारा हिस्सा डेप्थ ऑफ द ओशन में नहीं पहुंचता। जैसे ओशन के एकदम डेप्थ में चला जाऊं तो आपको लाइट का कौन सा कंपोनेंट आपको वहां पर पहुंचता हुआ मिलेगा। तो बिल्कुल सीधा साधा कंसेप्ट ये है फिजिक्स का कि आप जब विबग्योर कहते हो यानी वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। E = hc बाय लैम्डा, यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। वॉयलेट और लास्ट में रेड का वेवलेंथ ज्यादा लेकिन एनर्जी कम, वॉयलेट का वेवलेंथ कम लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा। तो मैं अगर आपसे पूछूं डेप्थ ऑफ द ओशन तक कौन पहुंचता होगा, ऑप्शन दे दूं ब्लू ग्रीन या रेड, ब्लू ग्रीन या रेड, तो आपके आंसर दोगे ब्लू ग्रीन, क्योंकि ब्लू ग्रीन का वेवलेंथ कम है तो ब्लू ग्रीन का जो है वो एनर्जी ज्यादा होगा, तो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगी इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन। तो एनसीईआरटी ने सवाल पूछ लिया हमसे कि कौन सी एल्गी ऐसी है जो डीपेस्ट वाटर में भी देखने को मिलेगी, और ऐसा क्यों। डीपेस्ट वाटर मतलब जो सबसे गहरा पानी है वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो मेरा आंसर आपको पिक्चर में दे रखा है, रेड एल्गी की यहाँ पे बात हो रही है। क्यों, क्योंकि रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट है फाइकोइराइथ्रिन, और ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है कौन सी लाइट, ब्लू ग्रीन लाइट। और बिकॉज ब्लू ग्रीन लाइट का जो पावर, जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो उतना ही डीप डेप्थ में ओशंस तक पहुंचती है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लू ग्रीन लाइट बहुत आसानी से वहां पहुंच जाएगी और फाइकोइराइथ्रिन उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, इसलिए रेड एल्गी वहां पर हमें देखने को मिलेगी डेप्थ ऑफ द ओशन में। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चौथा फैक्टर, सॉइल की बात करेंगे हम लोग, मिट्टी की बात करेंगे। अब हर सॉइल का अपना अलग नेचर है और अपनी अलग प्रॉपर्टी है। अब वो ऐसा क्यों है, तो वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहली बात है क्लाइमेट का, बिल्कुल सही बात है, जिस एरिया का जैसा क्लाइमेट रहेगा उसकी सॉइल का वैसा ही नेचर और प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे वेदरिंग प्रोसेस की, कि किस प्रोसेस से उनकी वेदरिंग हुई है। वेदरिंग मतलब क्या होता है, सॉइल का हमें पता है, सॉइल जो है रॉक की वेदरिंग से जो है मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें जब धीरे धीरे उनकी वेदरिंग होती है और तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बहुत स्लो प्रोसेस है, बट इस वेदरिंग का जो प्रोसेस का किस टाइप का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी कैसी है। उसके अलावा कि सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है या सॉइल सेडिमेंट हुई है। कुछ सॉइल है जैसे डेजर्ट एरियाज में होता है तो आपने देखा होगा कि सॉइल मूव करती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन उसका होता रहता है। और सॉइल सेडिमेंट भी होती है, कई बार पानी के साथ में सॉइल मूव करती हुई आती है और किन्हीं एरियाज में जाकर सेडिमेंट होती है। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसका प्रॉपर्टी कैसा है। और उसके अलावा सॉइल का डेवलपमेंट मेथड, की सॉइल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सॉइल का नेचर और सॉइल की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट आता है परकोलेशन। परकोलेशन मतलब क्या होता है, परकोलेशन का मतलब होता है कि जैसे समझो जमीन पे आपने पानी डाला, कुछ टाइम बाद में वो पानी कहाँ चला गया, उसको सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में भी वो वाटर उस सॉइल से धीरे धीरे और उसकी नीचे वाली लेयर्स में मूव करता रहता है। आपने वाटर टेबल पढ़ा रहेगा अच्छे से, वाटर टेबल में धीरे धीरे पानी कहाँ से हो जाता है, ऊपर का जो पानी नीचे एब्जॉर्ब होता है वही उस सॉइल से धीरे धीरे नीचे जाकर वाटर टेबल तक पहुंचता है। उसको हम कहते हैं परकोलेशन, या फिर आप कह सकते हो ड्रेनेज ऑफ वाटर, तो उसको हम कहते हैं परकोलेशन। या फिर हम कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसी सॉइल का वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी की, कौन सा सॉइल कितना ज्यादा वाटर होल्ड करता है और कौन सा सॉइल ज्यादा परकोलेशन शो करेगा, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये देखो ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो सॉइल की कंपोजिशन के ऊपर, उसके अलावा ग्रेन के साइज पे। सॉइल का ग्रेन का साइज जितना मोटा होगा वो उतना ही ज्यादा जो है पानी को परकोलेट करने में हेल्प करती है। और उसके अलावा सॉइल के पार्टिकल्स का एग्रीगेशन, देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है, ये आप फिगर देखो, ये 4 टाइप की सॉइल मैंने यहाँ पे कंपेयर किए। अब एनसीईआरटी ने ये जो 4 नाम है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सब चीज का नाम नहीं लिया, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सबसे पहले ग्रेवल की बात करें, बड़े बड़े मोस्टली इसमें कंकड़ टाइप रहते हैं। अब बिकॉज इरेगुलर शेप है, बड़ा बड़ा शेप है, तो जब इनको एक साथ आप डालोगे, ये जब रहते हैं तो इनके बीच में बहुत सारी स्पेसिस प्रेजेंट होती है, तो जब आप इनके ऊपर वाटर डालते हो तो इन स्पेसिस के थ्रू होता हुआ वाटर आराम से नीचे पहुंच जाएगा। तो इस तरह की सॉइल से देखो आप पानी बहुत सारा बाहर निकल सकता है। यही आप सैंड की बात करो तो सैंड का पार्टिकल साइज और छोटा होता है, तो सैंड का पार्टिकल साइज और छोटा होगा तो वाटर उतना ही कम परकोलेट करेगा। उसके बाद में सिल्ट, फिर सिल्ट के बाद में आती है क्ले। क्ले तो इतनी फाइन साइज होती है कि वो किसी भी तरह का जो वाटर है उसको आगे मूव होने नहीं देता, परकोलेशन नहीं करने देता, तो इसको हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, की सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं सॉइल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेजिटेशन इन एनी एरिया। अब हर एरिया का वेजिटेशन अलग होता है, वेजिटेशन मतलब किस तरह के प्लांट्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं, तो सॉइल के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि किसी एरिया में किस तरह का वेजिटेशन होगा। सबसे पहली बात सॉइल का परकोलेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब सॉइल का जितना अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा वहां पर वेजिटेशन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सोचो सॉइल का परकोलेशन बहुत ज्यादा है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो वाटर वहां पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, तो ज्यादा जो है आपका वेजिटेशन भी वहां देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा सॉइल का पीएच, बिल्कुल सॉइल का पीएच डिसाइड करता है कि किस तरह का वेजिटेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सॉइल का मिनरल कंपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। पीएच का एक मैं अगर आपको अच्छा एग्जांपल दूं तो आपने मार्शी एरियाज देखे होंगे, जो दलदल वाले एरियाज जिनको हम बोलते हैं, वो मार्शी एरियाज जो हैं आपके बेसिकली, तो वहां पर आपको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वेजिटेशन कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल की अगर आप बात कर ले तो मिनरल कॉम्पोजिशन जो रहता है वो सॉइल का, जितना ज्यादा किसी सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वहां पर वेजिटेशन उतना ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे, जितना कम मिनरल्स प्रेजेंट होंगे किसी सॉइल में वहां पर वेजिटेशन उतना ही कम होगा। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी किसको कहते हैं हम लोग, किसी भी लैंड का जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। इस फिगर में देखो आपको टोपोग्राफी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो लैंड जो है उन्होंने इस तरह से माउंटेन्स बना रखे, यहाँ पर इस तरह से डेप्थ बना हुआ है, यहाँ पे कैसा फ्लैट है, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। आपका सरफेस कैसा है। अब टोपोग्राफी कैसे डिटरमाइन करेगा वेजिटेशन का, मैं एक बार एग्जांपल से समझा दूं आपको। देखो यहाँ पर इन एरियाज में अगर मैं बात करूं, इसको मैं 3 सेक्शन बना लेता हूं। देखो एक ये एरिया है, ए एरिया, ये स्लोप वाला एरिया। अब इस स्लोप वाले एरिया में देखो पानी टिकेगा क्या, पानी बरसात होगी माउंटेन से बहता हुआ नीचे चला जाएगा, वहां पे पानी ज्यादा टिकेगा नहीं, तो उतना वेजिटेशन नहीं हो पाता। बी की बात करता हूँ, यहाँ एरिया में डेप्थ वाला एरिया है, यहाँ पर पानी जमा हुआ रहेगा, यहाँ पर पानी जमा हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो इसको सी मान लो आप, इसको आप क्या मान लो, सी एरिया। अब माउंटेन से आने वाला पानी यहाँ पे आ गया, अब ये पानी इतना ज्यादा ऊपर तो ज्यादा नहीं पहुंचने वाला, तो यहाँ पर पानी ज्यादा टाइम तक जमा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि वेजिटेशन अलग होगा। रही सी की बात, तो सी पर पानी का जमावट नहीं होगा, वाटर अवेलेबिलिटी है लेकिन पानी जमा हुआ टाइप नहीं रहेगा, तो यहाँ पर वेजिटेशन अलग रहेगा। तो यस, टोपोग्राफी डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन व्हिच वुड बी प्रेजेंट देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। अब यहाँ पर हम लोग ने अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर ली, उसके अलावा ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हम लोगों ने इकोलॉजी की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करेंगे और देखेंगे सारे बायोटिक फैक्टर्स भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस कंसेप्ट्स पे आप लोग फोकस करते रहो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। अब ये वीडियो खत्म हो गया है, अब जाके अच्छे से बैठो, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आकर हमें कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।